स्वास्थ्य को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दस्तूर जारी है। भोपाल की शाहपुरा में एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे कैलाश, पैसे से रिक्शा चलाते थे, ठीक ठाक पैसे थे। इनके 3 बच्चे थे, उनमें से एक बेटा रोहित था, ठीक ठाक कहीं नौकरी करता था। इन्हीं में से एक लड़की थी जिसका नाम था शीतल कौशल। शीतल कौशल बचपन से ही पढ़ने लिखने में बेहद अच्छी। परिवार वालों को उम्मीद थी कि शायद पढ़ेगी लिखेगी, कुछ अच्छा मुकाम हासिल करेगी। तमाम लोग एकदम खुश थे। शीतल ने भी पढ़ाई लिखाई बढ़िया की। उसके बाद उसने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में उसने जॉब के लिए अप्लाई किया और इस टाइम उसकी जो उम्र थी बामुश्किल 21 से 22 साल। अब 21 से 22 साल की उम्र में शीतल ने बढ़िया नौकरी भी कर ली, तमाम चीज़ें ठीक। अब जिस लड़की के जो फादर हैं अगर वो रिक्शा चलाते हैं और बिटिया कहीं नौकरी करने लगे तो कायदे से पूरे परिवार के लिए खुशी की बात। तमाम लोग एकदम खुश थे, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन कुछ टाइम नौकरी करने के बाद जो शीतल थी उसका मन नौकरी में लगा नहीं। अब नौकरी में जब उसका मन लगा नहीं तो फिर उसे नौकरी छोड़ दी। छोड़ने के बाद घर पे ही रहने लगी। इधर जो शीतल के गार्जियन थे वो भी थोड़ा सा परेशान कि आखिर वो नौकरी क्यों छोड़ दी। खैर उन्होंने कहा कि हो सकता है नौकरी नहीं समझ में आ रही, दूसरी नौकरी करना चाहे। लिहाजा उन्होंने भी ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। धीरे धीरे वक्त बढ़ा, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन इसी साल के इसी मई महीने में 5 तारीख की बात है। 5 तारीख को सुबह सुबह लगभग 11:30 बजे शीतल अपने घर से निकलती है तैयार होके। अब शीतल अपने घर से जब निकलती है तैयार होके, उसके बाद कहीं जाती है। परिवार वाले अपने काम में बिजी थे। शाम हो जाती है। अब जब शाम हुई, शाम होने के बाद शीतल लौट के आई नहीं। परिवार वाले परेशान। उन्होंने कॉल करने की कोशिश की, कॉल भी नहीं रिसीव हुआ। उन्हें लगा शायद किसी फ्रेंड वगैरह के पास चली गई हो। उन्होंने थोड़ी देर फिर कॉल किया एक बार, फिर फ़ोन नहीं लगा। ऐसा करते कराते लगभग रात हो गई। शीतल का ना ही सामने से कोई फ़ोन आया, ना ही फ़ोन रिसीव हुआ। तमाम परिवार के लोग परेशान। अब शीतल को ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके दोस्तों से पूछा कि शीतल कहाँ है। जब दोस्तों से पूछा तो दोस्तों ने कहा कि अंकल हमें नहीं पता शीतल कहाँ है। अब दोस्तों ने जब ये जवाब दिया तो फिर परिवार वालों को लगा कि चलो कहीं और देखते हैं। उसके बाद तमाम जहाँ जहाँ वो जा सकती थी उन जगहों पे पूछताछ, वहाँ से भी हाथ खाली। इसके बाद रिश्तेदारों से भी पूछताछ, वहाँ से भी हाथ खाली। इधर शीतल को व्हाट्सएप पे मैसेज किया जा रहा, फ़ोन किया जा रहा। शीतल का ना ही फ़ोन रिसीव हो रहा है, ना ही व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई आ रहा। परिवार वाले परेशान। 5 तारीख बीत गया, 6 तारीख आ गया। 6 तारीख को भी अपने तरीके से खोजा, फिर कुछ पता नहीं चला। 7 तारीख आ गया। देखते देखते 8 तारीख हो जाती है और 8 तारीख होने के बाद भी शीतल का कहीं कुछ पता नहीं चला। अब शीतल का कहीं कुछ पता चला नहीं, परिवार वाले बदहवास। इसी बीच किसी ने कहा कि जाओ और पुलिस थाने में कंप्लेन कर दो। उसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं शाहपुरा पुलिस स्टेशन और वहां पे जाने के बाद कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। अब कंप्लेन दर्ज करवाई। कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद इधर पुलिस वाले भी अब खोजबीन शुरू करते हैं। वक्त गुजरता जाता है, ना ही शीतल का कुछ पता चलता है, ना ही कहीं से कोई जानकारी मिलती है, ना ही शीतल का फ़ोन रिसीव हुआ। पुलिस वाले परिवार वाले ढूंढ रहे हैं। ये था कहानी का एक पहलू। अब आते हैं दूसरे साइड को देखते हैं। मनाली में एक जगह है गोम्पा रोड और इसी रोड पे अलग अलग होटल है। चूँकि जो मनाली है टूरिस्ट प्लेस है, अलग अलग जगहों से लोग घूमने आते हैं। तमाम जगहों पे अपने अपने बजट के हिसाब से रूम लेते हैं। कुछ महंगे होटल हैं, कुछ सस्ते होटल हैं। इस हिसाब से लोग रूम वगैरह लेके अपने काम को कर रहे हैं। तो ऐसे ही गोम्पा जो रोड है, गोम्पा रोड, वहाँ पे एक होटल है। होटल पे लोग आते हैं, रुकते हैं। रुकने के बाद जिनको जहाँ घूमना होता है वहाँ जाके घूमते हैं। सस्ता होटल था। यहाँ पे एक कपल 13 तारीख को चेक इन करता है। चेक इन करता है, सामान वगैरह लेके अंदर जाता है। होटल वाले रूम दे देते हैं, रूम नंबर 302। रूम नंबर 302 में अब ये कपल रहने लगता है। रहने के बाद 3 तारीख की रात को आराम से वहाँ पे सोता है।
सोने के बाद 4 तारीख की सुबह होती है, 13 तारीख को कायदे से सोता है। उसके बाद 14 तारीख की सुबह होती है। सुबह सुबह ये दोनों कपल जो थे निकल जाते हैं घूमने। होटल वालों को बता के जाते हैं कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, शाम तक आएंगे। इसके बाद ये लोग अपना इधर उधर घूमते हैं। घूमने के बाद फिर शाम को वापस आते हैं। आने के बाद फिर रात को सोते हैं। सोने के बाद 15 तारीख को कपल में से जो लड़का था वो रिसेप्शन पे पहुंचता है और पहुंचने के बाद कहता है कि मुझे चेकआउट करना है। उसके बाद उसने एक टैक्सी को भी फ़ोन किया था, टैक्सी भी आ जाती है। अब इधर होटल का जो मैनेजमेंट था वो चेकआउट की सारे प्रोसीजर को करता है, पूरा बिल बताता है। इसी दौरान जब चेकआउट के लिए वो तैयार था, टैक्सी भी आ गई थी, तो जो होटल का मैनेजमेंट था उसे 2 चीज़ें बड़ी अजीब लगी। पहला, यहाँ पे एक लड़की भी आई थी, लेकिन इस बार लड़की नहीं है जाते टाइम, चेकआउट के टाइम। और एक बड़ा अजीब सा ब्लू कलर का बैग है। और अगर बैग में अगर आप कोई सामान रखते हैं, मान लीजिए आपने कपड़ा रखा या फिर कोई स्पोर्ट का सामान रखा, तो ऐसे हाल में उस बैग में जो आप पोजीशन पर रख देते हैं वो ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, एक इवन पोस्चर होता है। लेकिन ये जो बैग था इसमें जो भी सामान रखा था उसका पोस्चर बड़ा अजीब था। कभी किसी डायरेक्शन में लुढ़क जाए वो सामान, कभी किसी डायरेक्शन में लुढ़क जाए, उठाने में भी बीच बीच से मुड़ जा रहा था बैग। तो ये तमाम चीज़ें, और लड़की भी गायब। और आजकल सूटकेस, फ्रिज और बैग अगर संदिग्ध है तो उसमें कपड़े कम और लाशें ज़्यादा मिलती हैं। तो होटल वालों को डाउट हो गया। अब डाउट हुआ तो उन्होंने फिर पूछा कि लड़की कहाँ है भाई साहब। अब ये सवाल जब पूछा गया तो पूछे जाने के बाद अब वो आदमी बदहवास वहाँ से कहता है कि लड़की अभी आ जाएगी। इसी दौरान एक होटल के कर्मी ने पूछा कि इस बैग में क्या है और इसका शेप इतना अजीब क्यों है। अब जैसे ही ये लाइन होटल वाला पूछता है, फौरन ये शख्स उस बैग को वहीं छोड़ता है। छोड़ने के बाद 9-11 सरपट भागता है। इससे पहले कि कोई होटल वाला कुछ समझ पाता, कोई कुछ जान पाता, कुछ कह पाता, पकड़ पाता, ये शख्स वहां से भाग चुका। अब जैसे ही होटल वाले ये चीज़ देखते हैं, मन में और डाउट की जाहिर सी बात है बैग में कुछ और है। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया, इस उम्मीद से कि पुलिस आए, बैग खोले, कम से कम हम लोग न छुए, नहीं तो फंस जाएंगे। पुलिस आती है, आने के बाद बैग खोलती है। खोलने के बाद जब चेक करती है तो पता चलता है कि इस बैग में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब जैसे ही होटल के अंदर से इस तरह की बॉडी निकली, फ़ौरन पुलिस वाले परेशान, जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले अब ये पता किया जाने लगा कि आखिर ये है कौन। अब यहाँ पे होटल वालों की गलती देखिए। जब उन्होंने चेक किया तो लड़की का तो इत्तेफाक से आधार कार्ड लिया गया था, लेकिन जो लड़का था उसका कोई वैलिड प्रूफ या फिर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ नहीं था। तो अब लड़के का पता कैसे चले, लड़का फरार है। लड़की के बारे में जब चेक किया गया तो पता चला कि ये लड़की कोई और नहीं, शीतल ही है, जो शाहपुरा से 5 तारीख को गायब हो गई थी। अब शीतल गायब और यहाँ पे लाश, तो लड़का कौन है? पुलिस वालों ने अब धरपकड़ शुरू की। सबसे पहले चेक किया कि होटल के कैमरों में देख ली, लड़के की अगर तस्वीर मिल जाए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब यहाँ फिर होटल वालों की गलती देखिए, होटल में कोई कैमरा था ही नहीं और जो लगे थे वो ख़राब थे। अब आमतौर पे किसी भी होटल में कैमरा होना मस्ट है, क्योंकि कौन आ रहा कौन जा रहा है इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई कैमरा नहीं था। दूसरी चीज़, उस लड़के का कोई वैलिड प्रूफ नहीं लिया गया था, यूं ही खाना पूर्ति करके एक कमरा दे दिया गया था, इस उम्मीद से कि कपल ने अपना एंजॉय करेंगे फिर चले जाएंगे। तो अब लड़के की ना कोई तस्वीर है, ना ही उसकी कोई खास डिटेल है। हाँ, एक नाम है और वो नाम है अनुराग ठाकुर। अब इसी नाम के सहारे पुलिस वालों को उतने बड़े मनाली में एक आदमी को ढूंढना था, ये भी श्योर नहीं था कि आखिर वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। पुलिस वाले अब सबसे पहले घेराबंदी करते हैं और अब हर एक गाड़ी की तलाशी शुरू करते हैं और तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया जाता है। आरपीएफ को भी बता दिया जाता है कि आप अपने रेलवे स्टेशन पर चेक कीजिए, कोई ऐसा संदिग्ध दिखाई दे जो डरा हुआ हो, जो सहमा हुआ, जो टिकट ले तो अनुराग ठाकुर नाम से ले, तो आप पता कीजिए। तलाश शुरू हुई। साथ ही अब होटल वालों से पहचान पूछी गई कि कैसा दिखता था, क्या हाइट थी, कैसी कदकाठी थी, बॉडी लैंग्वेज क्या थी। तो ये तमाम चीज़ें जब पूछी गई तो पूछने के बाद होटल वालों ने जो कुछ था वो बताया कि एक एवरेज कदकाठी का इंसान था, एवरेज रंग था, कुछ खास था नहीं। हाँ, इसी दौरान एक कर्मी ने एक अजीब चीज़ बताई।
और यही आने वाले टाइम में इस केस को सुलझाने में मदद करती है। दरअसल उस कर्मी ने बताया, होटल में काम करने वाले शख्स ने, कि जब वो निकल रहा था तो उसने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी थी और उसकी शर्ट पे सब्जी का पीला पीला दाग लगा हुआ था। अब ये लाइन जब पुलिस वालों ने सुनी तो पुलिस वालों के पास एक क्लू था कि काला शर्ट हो और उसके ऊपर सब्जी का दाग हो। क्योंकि ऐसा पुलिस वाले मान रहे थे कि किसी मॉल या फिर किसी शॉपिंग वाली जगह पे नहीं गया होगा कि कैमरे वगैरह में आ जाए। इसके बाद तलाशी शुरू हुई। जितनी भी प्राइवेट गाड़ियाँ थी, जितनी भी कमर्शियल पर्पज से थी, जितनी टेम्पू थे, जितनी टैक्सी थी, जितनी बसेस थी, जो ट्रेन थी, वहाँ पे काले शर्ट को देखा गया। इन तमाम चीज़ों को देखने के दौरान पुलिस वालों की भी मेहनत रंग लाई। एक जगह लगती है इसी मनाली में, बिजौरा। इसी बिजौरा के आसपास फिर इस लड़के को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इधर परिवार को फ़ोन किया गया। बताया गया कि आपके लड़की की ऐसी लाश मिली है। परिवार वाले सुनते हैं, परेशान होते हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम हो जाता है, उसके बाद बॉडी को परिवार वालों के लिए भेजा जाता है एम्बुलेंस से। अब यहाँ से फिर तलाश और तफ्तीश शुरू होती है वजह की, कि आखिर कत्ल हुआ क्यों और कहानी कौन है और ये लड़का कौन है। तो फिर यहीं से कहानी पहुँच जाती है लगभग 3 साल पहले। 3 साल पहले जब शीतल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अलग अलग पन्नों को पलट रही थी, इसी दौरान उसकी मुलाकात हरियाणा के पलवल के रहने वाले विनोद ठाकुर से होती है। विनोद से मुलाकात हुई, उसके बाद बातचीत शुरू हुई। फोटो को लाइक करने का सिलसिला प्यार में बदला। बात आगे बढ़ी, दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे, फिर एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। यहाँ तक भी चीज़ें ठीक थी। उसके बाद फिर मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। विनोद ने अपने बयान में खुद बताया कि वो पहली बार ऐसा नहीं था जब इसके साथ घूम रहा हो या फिर रहा हो। विनोद इससे पहले भी उसके साथ मनाली आ चुका था, यानी इस इंसिडेंट के पहले। और जो सिस्सू हिल स्टेशन है वहाँ पे जाके ये घूम रहे थे दोनों। इसका मतलब इन दोनों की रिलेशन काफ़ी पहले से थे। अब यहाँ पे जब ये बात आई तो फिर एक सवाल उठा कि अगर पहले से थे तो क्या परिवार वालों को कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में। तो इस बारे में जो शीतल कौशल है, उसका जो भाई है रोहित, तब उसने अपना मुंह खोला और कहा कि हाँ, मुझे पता था कि कोई विनोद ठाकुर करके मेरी बहन का दोस्त है और वो मेरी बहन को ब्लैकमेल कर रहा था पैसों के लिए। अब ये बात जब निकल के सामने आई तो फिर ये पूछा गया कि जब आपको ऐसी बात थी तो आपने विनोद के बारे में क्यों बातचीत नहीं की अपने कंप्लेन में। और साथ ही जब शाहपुरा पुलिस स्टेशन की बात आई कि आपके पास कंप्लेन दर्ज थी तो फिर आपने जांच पड़ताल क्यों नहीं की। चूँकि 5 तारीख से लड़की गायब थी, 8 तारीख को कंप्लेन दर्ज हुई, 15 तारीख को लाश मिली, तो 8 से 15 के बीच लगभग 7 दिन का गैप है, तो आपने कुछ किया क्यों नहीं। तो शाहपुरा पुलिस वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमारे कोई कंप्लेन या फिर कोई ऐसी चीज़ हमारे पास आई ही नहीं, ना ही हमने कुछ नोट किया। तो एक तरफ अब तक रोहित बताता है कि मेरी बहन को ब्लैकमेल कर रहा था, फिर कंप्लेन की बात आई तो पुलिस वालों ने कहा कि कोई कंप्लेन हुई ही नहीं थी। ये तमाम चीज़ें उलझन पैदा कर ही रही थी कि इसी दौरान फिर जब कातिल से पूछा गया कि तुमने कत्ल क्यों किया, तब उसने एक अलग कहानी बताई। उसने कहा कि हम दोनों 3 साल से मिल रहे हैं, डेट कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, लेकिन मेरा शादी करने का मन नहीं था। इधर जो शीतल थी लगातार मेरे ऊपर दबाव बना रही थी कि शादी करो, मुझसे शादी करो, तुम शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी, तुम्हें फंसा दूंगी। तो मेरे पास कत्ल के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। तब उस दिन जब मैं लेके आया और 5 तारीख से ये गायब हुई, तो 5 से लेके हम लोग घूमते रहे, फिरते रहे, अलग अलग जगहों पे जाते रहे और ऐसे दिमाग में आया कि चलो मनाली चलते हैं। और मनाली आने के दौरान ही मेरा इससे झगड़ा हुआ और तभी मैंने प्लान कर लिया था कि अब इसको ठिकाने लगा दूंगा। और 14 तारीख की रात को सेम मैंने ऐसा किया। तो एक कहानी है कि एक लड़की कैसे आती है, कैसे मरती है, कमरा नंबर 302 में कैसे उसकी लाश निकलती है। लेकिन इस कहानी में कई चीज़ें उलझाने वाली है। परिवार कह रहा कि हमने कंप्लेन दर्ज करवाई थी, भाई कह रहा है कि मेरी बहन को जो विनोद ठाकुर है वो ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन अगर ब्लैकमेल कर रहा था या फिर कुछ ऐसी बात थी तो मिसिंग कंप्लेन के दौरान ही इस बारे में अगर पलवल या फिर जो शाहपुरा पुलिस उससे जिक्र किया गया होता, नंबर दिया गया होता, बताया गया होता कि कोई विनोद ठाकुर है जो ब्लैकमेल कर रहा, तो शायद जांच पड़ताल आसान होती या फिर कत्ल ही ना होता। और इधर पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि हमारे पास कोई कंप्लेन ही नहीं आई। तो फिर क्या सच है, क्या झूठ है, अब एक लंबी जांच का विषय है। क्योंकि यहाँ पे पुलिस और पीड़ित दोनों आमने सामने खड़े हैं, दोनों को ही अपने अपने पक्षों को सिद्ध करना होगा।
और शायद ये सिद्ध तभी होगा जब ये मामला कोर्ट में जाएगा। फिर देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।